नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी टेट लर्निंग हब पर। आज हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं और आइए पढ़ते हैं। शुरुआत में मनोविज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था, बल्कि यह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला विषय था। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 16वीं सदी में हुई है और हरमन एबिंगहॉस ने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इसको एडिटिस लिख लीजिएगा, ऐसे पेपर में पूछता है कि यह कथन किसका है। और एबिंगहॉस ने विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लॉगस, जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। यदि आज हम इसके विस्तृत रूप को देखें तो यह शाब्दिक परिभाषा आधुनिक मनोविज्ञान का सही अर्थ नहीं देती है। अर्थात यह भी इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन, लेकिन हम साइकोलॉजी को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार के अध्ययन के रूप में जोड़ते हैं या देखते हैं। आइए हम उसी को पढ़ेंगे कि कैसे साइकोलॉजी आत्मा के विज्ञान से व्यवहार के विज्ञान तक का सफ़र तय करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आत्मा का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। आइए पढ़ते हैं कैसे। पहला है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का विज्ञान प्राचीन यूनान में लगभग 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। प्राचीन यूनान में प्लेटो, सुकरात जैसे दार्शनिक पैदा हुए जो आदर्शवादी थे। वे इस जगत को माया एवं मिथ्या मानते थे तथा आत्मा परमात्मा को शाश्वत मानते थे। अब आप सोचिए, जो ऐसा सोचता हो तो उसका स्टडी भी वैसा ही होगा, उसके थ्योरीज भी वैसे ही होंगे। इसीलिए हमारे जो प्राचीन दार्शनिक थे वो साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानते थे। ऐसा वो इसलिए भी मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए भौतिक शरीर को त्याग कर आत्मा को परमात्मा से एक कर देना चाहिए। मोक्ष है यही। इसके लिए आत्मा की पवित्रता अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए प्राचीन दर्शन के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना। प्लेटो और अरस्तु इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। और फिर हम में से किसी ने आत्मा को देखा नहीं है। समय बदला, लोग इसको क्रिटिसाइज़ करने लगे कि हमने आत्मा को देखा नहीं है। जब हम किसी चीज़ को देखे नहीं, अमूर्त है, तो हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो फिर आत्मा का विज्ञान बदला मन के विज्ञान से। फिर मनोविज्ञान बना मन का विज्ञान। इटली के पंपोनाजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। यह पेपर में आता है, इसको लिख लीजिएगा। इटली के पंपोनाजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। इमैनुअल कांट जैसे लोग या दार्शनिक कह सकते हैं मन के विज्ञान के समर्थक रहे हैं। इनका मानना है कि सौंदर्य शास्त्र के समर्थक कांट का मानना है कि सुंदरता कुछ नहीं है, अभी तो हमारे मन की उपज है। उनका तर्क है कि सुंदरता वस्तु में नहीं होती, बल्कि उसे देखने वाले के दृष्टिकोण में होती है और मन की अनुभूति पर निर्भर करती है। इन्होंने भी मन के विज्ञान को, साइकोलॉजी को मन का विज्ञान माना है। वैसे ही रूसो ने भी, उनके अनुसार अच्छी शिक्षा वही है। रूसो के अनुसार भी सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होकर निकलती है। यह विचार उनके प्राकृतिक शिक्षा के सिद्धांत को दर्शाता है, जहाँ वे मानते हैं कि बालक को बाहरी ज्ञान थोपने के बजाय उसकी अपनी स्वाभाविक शक्तियों और क्षमताओं को विकसित होने देना चाहिए। फिर से वही चीज़ें हुई, क्रिटिसाइज़ हुआ कि मन को किसी ने नहीं देखा है। जब मन को नहीं देखा है, मन अमूर्त है, और तो फिर कैसे उसका अध्ययन किया जा सकता है। और डिफ्रेंशिएशन भी है, बहुत विभिन्नताएं भी हैं, इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो गई। फिर आया चेतना का विज्ञान। साइकोलॉजी को या मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। आइए उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। चेतना का विज्ञान यह 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक का दौर था। विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली और संरचनावाद की नींव रखी। अब आप सोच रहे होंगे कि संरचनावाद क्या है। संरचनावाद इनका ये है कि इन्होंने चेतना के अंग बताए हैं कि उसकी एक संरचना है, चेतना की एक संरचना है। विलियम वुंड ने बताया कि प्रत्यक्षीकरण या संवेदना उसको बोलते हैं, भाव है, प्रतिमा है। इसलिए इनको जो है संरचनावाद का जनक भी माना जाता है, विलियम वुंड को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी हैं विलियम वुंड। अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर बल दिया।
इसीलिए उन्होंने कहा कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है। क्योंकि चेतना एक संरचना है, इसलिए इन्हें संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है। विलियम वुंड के अनुसार चेतना के 3 अंग हैं: प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, भाव प्रतिमा। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती अतः संरचनावादियों की विधि अंतर्दर्शन विधि कहलाई। इन्होंने जिस विधि का प्रयोग किया, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया है। आगे चलकर विलियम को क्रिटिसाइज़ करते हैं विलियम जेम्स। वो कहते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं पड़ती है उसके विषय में आप कैसे बता रहे हैं, उसकी संरचना कैसे कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद के जनक माने जाते हैं। विलियम जेम्स, इन्होंने चेतना के कार्यों के विषय में बताया कि चेतना के कार्य होते हैं, कैसे वह एक धारा प्रवाह में बहती है, चेतना धारा प्रवाह में बहती है। आत्मसंप्रत्यय जैसे शब्द दिए इन्होंने, और मूल प्रवृत्ति शब्द भी पहली बार इन्होंने ही दिया था। या मूल प्रवृत्ति शब्द अगर पहली बार पूछे कि किसने बताया तो इन्होंने बताया था। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार बताए हैं। फिर इनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती है, चेतना अमूर्त है, तो फिर चेतना के कार्यों को आप कैसे बता सकते हैं। बट इनकी पुस्तक रही है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके कारण इनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो हमारे विलियम जेम्स से रिलेटेड 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक, जिसने इनको मनोविज्ञान का जनक बना दिया, और दूसरा है इनकी प्रयोगशाला, जो दूसरी प्रयोगशाला इन्होंने कैम्ब्रिज में खोली थी मनोविज्ञान की। फिर चेतना को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कहा जाता है जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती है तो कैसे वह हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर जो है 20वीं शताब्दी के से आज तक के विषय में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी से आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में देखा जाता है। इसकी शुरुआत जे.बी. वॉटसन ने 1913 में हॉपकिंस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की स्थापना के साथ की थी। उन्होंने कहा जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती है तो इसके अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उन्होंने चेतना की जगह बाहर से दिखाई देने वाले बाहरी व्यवहार को मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। वॉटसन ने कहा कि व्यवहार सिर्फ वातावरण में ही अवलोकित किया जा सकता है, इसलिए व्यवहारवादी वंशानुक्रम को लगभग शून्य मानते हुए उसे पूरी तरह वातावरण को ही सब कुछ मानते हैं, वो वंशानुक्रम को नहीं मानते हैं। ये हो गया व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के बाद हम आइए कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं मनोविज्ञान की देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैकडूगल की परिभाषा देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की विकास यात्रा के विषय में बताया। वुडवर्थ के प्रसिद्ध कथन का उल्लेख है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर अपनी चेतना को त्यागा और अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाया। गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। क्रो और क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। गार्डनर के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों के उनके वातावरण के प्रति होने वाली अनुक्रिया का अध्ययन करता है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। इस क्लास में पढ़ाए गए सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं जो आपके पेपर में आते हैं, या आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आप उसको नोट करिए और इसका रिवीजन करते रहिए। इसके प्रैक्टिस सेट भी मैं सॉल्व करवाऊँगी, बट पहले मैं सोच रही हूँ कि आप लोग अपने फैक्ट्स क्लियर कर लो, देन हम MCQs भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।